चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज से क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में इसके चौथे पॉस्टुलेट तक लिखना हो गया था आप लोग, ठीक है। पांचवें पॉस्टुलेट को देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है। बहुत एक सिंपल सा आइडिया है। को इंटीरियर एंगल बोल के कुछ चीज आप लोग को मिला है क्या पहले क्लास 8 में, या नहीं मिला? मिला है। को इंटीरियर एंगल क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज करो कि दो लाइन है इस टाइप से और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो जो इन दोनों को काटेगा, तो इस काटने वाले लाइन को हम क्या बोलते थे बताओ? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। और को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी कहता था कि अगर दो लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, तो को इंटीरियर पोजीशन यानी कि इन दोनों पोजीशन के एंगल का सम, मान लो कि अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 180। अब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का आंसर 180 है और मान लो कि इस पार्ट को 3 मार्क किया और इस पार्ट को क्या मार्क किया? 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 का भी आंसर कितना होगा? 180। ये था आपके को इंटीरियर एंगल का अंडरस्टैंडिंग जो क्लास 8 तक में मेरे ख्याल में मिलता है आपको, ठीक है ना। एक बार और समझा देता हूँ। दो लाइन होना चाहिए आपके पास में, दोनों कैसा होना चाहिए? एक दूसरे से पैरेलल। इस सिचुएशन में अगर आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं जो दोनों लाइन को दो पॉइंट पे काटे, तो उस केस में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का दोनों एंगल लाइन के बीच वाला और ट्रांसवर्सल के राइट साइड का दोनों एंगल दोनों लाइन के बीच वाला, इन दोनों एंगल के पेयर को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होता है? जब दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो? पैरेलल। इसको हम उल्टा करके ये भी बोल सकते हैं कि पैरेलल होगा तो को इंटीरियर पोजीशन वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। और को इंटीरियर वाली पोजीशन के एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो दोनों लाइंस आपस में क्या होगा? पैरेलल। इसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के यूक्लिड के पांचवें पॉस्टुलेट को भी समझा जा सकता है। आप ऐसा समझो कि कोई दो लाइन अगर हुआ इस टाइप से जो एक दूसरे से पैरेलल नहीं, और सपोज करो कि इसके ऊपर में दोबारा से आप एक ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ कर, चलेगा यहां तक। इस सिचुएशन में आप देखो कि अभी भी अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं और इसको मान लो कि मैं 3 बोलूं और इसको मान लो कि मैं 4 बोलूं, अगर दोनों लाइन एक्चुअल में पैरेलल होता तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का आंसर भी कितना होता? 180। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का आंसर भी कितना होता? 180। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा, अनदर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 से क्या हो जाएगा? कम। अगर लाइंस पैरेलल है तो उस केस में दोनों पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो एक पेयर ऑफ को इंटीरियर यानी कि इस वाले फोटो के हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 का वैल्यू आप देख सकते हो क्या हो जाएगा? 180 से ज्यादा। और एंगल 3 एंगल 4 के सम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 से कम। यहां तक समझ में आया? यूक्लिड बोलता है कि अगर ऐसे सोचना, अगर पैरेलल वाला सिचुएशन हुआ तो चाहे उधर प्रोड्यूस करो चाहे इधर प्रोड्यूस करो, दोनों लाइन को फर्क नहीं पड़ता, ये लोग कभी भी मीट नहीं करेगा क्योंकि लाइंस कैसा है आपका? पैरेलल। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं हुआ तो एक तरफ के को इंटीरियर पोजीशन वाले एंगल का सम जो है वो 180 से ज्यादा और एक तरफ के को इंटीरियर वाले पोजीशन के एंगल्स का सम 180 से कम। अब इन लाइंस को अगर दोनों साइड प्रोड्यूस किया जाए ना, तो यू विल सी कि जिस तरफ 180 से कम है ना, उस तरफ आगे चल के किसी एक पॉइंट पर ये लोग क्या कर जाएगा? मीट। और जिधर 180 से ज्यादा है सम, उधर जितना चाहो आप प्रोड्यूस कर लो, डाइवर्जिंग सिचुएशन में होगा, मीटिंग नहीं हो सकती। क्लियर है? दिस इज द फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना और सोचने का ट्राई करना। कुछ नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट करूंगा। अगर लाइंस पैरेलल हुआ तो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के बाद में दो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल आएगा, 1 और 2 का पेयर आएगा और 3 और 4 का पेयर आएगा। 1 और 2 के पेयर का भी सम कितना होगा? 180। और 3 4 के पेयर का भी सम कितना होगा? 180। ठीक है। और इस सिचुएशन में लाइन को चाहे आप लेफ्ट में प्रोड्यूस करो और चाहे आप लाइन को राइट में प्रोड्यूस करो, सिंस दे आर पैरेलल दे आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर। क्लियर है? लेकिन अगर लाइंस आर नॉट पैरेलल, उस केस में इफ यू ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल तो कोई इंटीरियर एंगल तो यहां पर भी क्रिएट होगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक तरफ के को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा और एक तरफ के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम हो जाएगा। और लाइंस को आप चाहो तो लेफ्ट में भी प्रोड्यूस कर सकते हो और राइट में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप लेफ्ट में प्रोड्यूस करते हो तो द लाइंस विल मीट ईच अदर, एंड अगर राइट में प्रोड्यूस करते हो तो लाइंस विल स्टिल नॉट मीट ईच अदर। और लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? लेफ्ट वाला पार्ट वो पार्ट है जहां के को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री से क्या हो रहा है? कम। यही चीज आपको ये पांचवें पॉस्टुलेट में बोलने का ट्राई किया जा रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced indefinitely
मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। ये वाला बकवास के बारे में वो चीज लिखा हो, तो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। इसको बना लो आप। चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट लिखो हेडिंग आप लोग, नोट। नोट बहुत सारा पॉइंट है जिसमें अलग अलग टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन, ये सपोज करो कि एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। एक एक करके मैं सारा बात लिखवा देता हूं और डायग्राम के थ्रू हम इनको थोड़ा सा फील करने का भी ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, इनफाइनाइट लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। कोई अगर आपसे पूछे कि एक गिवन पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, तो क्या जवाब दोगे आप? बोलो, जोर से बोलो। इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा? इनफाइनाइट। थोड़ा फील करते हैं इसको। मान लो कि ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है ना? तो इस केस में मैं अगर कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारा लाइन बना सकता हूं। 1 2 3 4 5, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा एक्चुअली। 6। देखो, ये सारा का सारा एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो कोई भी यदि आपको आज के बाद में पूछे कि एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे आप? इनफाइनाइट। क्या बोलोगे बताओ? इनफाइनाइट। लिख लिया ये वाला लाइन। रफली ये डायग्राम भी बना लो। आगे चल रहे हैं, अगला पॉइंट लिखो। देयर इज ओनली वन लाइन, देयर इज ओनली वन लाइन that can pass through, that can pass through two fixed points. There is only one line that can pass through two fixed points. There is only one line that can pass through two fixed points. 2 मिनट मेरे तरफ देखो। पिछले बार कितना पॉइंट था हमारे पास? एक। तो लाइन हम कितना बना पा रहे थे? इनफाइनाइट। इस बार आपके पास में पॉइंट कितना होगा? 2। तो आप सपोज करो कि एक पॉइंट पर बनाना मत, पहले महसूस कर लो इसको। एक पॉइंट यहाँ है और मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है। अब एक ऐसा लाइन बनाना है जो दोनों से पास करे, ठीक है? तो उस केस में मेरे को ऐसा लगता है इन पर्टिकुलर आप बस एक ही लाइन बना पाओगे ऐसा। इसके अलावा और आप कितना ही कोशिश कर लो, इसको छोड़ के एक नया ऐसा लाइन आप नहीं बना सकते हो जो यहां से भी पास करेगा और यहां से भी पास करेगा, ठीक है? तो एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। या एक पॉइंट से कितना लाइन? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से एग्जैक्टली लिखो इसको और ड्रॉ भी कर लो यार। अगला पॉइंट देखो, इसमें पहले अलग से समझा देता हूं। यहां देखो एक बार ध्यान से। देखो, एक पॉइंट से इट इज ऑलवेज श्योर कि आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते। 2 पॉइंट से इट इज ऑलवेज श्योर कि आप एक ही लाइन बना सकते। 3 पॉइंट का जब सीन आता है ना, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि आप अगर चाहो तो एक लाइन बना सकते हो, और हो सकता है कि उस 3 पॉइंट से आप एक भी लाइन नहीं बना पाओ। अब बोलोगे सर ये क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं? तो देखो, आपके पॉइंट्स का अरेंजमेंट अगर इस टाइप का हुआ, मानो कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इस तरीके से आपका पॉइंट्स लोकेटेड है, तो उस केस में आप जितना भी कोशिश करो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन तीनों से पास होने वाला कोई भी लाइन आप बना ही नहीं पाओगे। एट मैक्स जो है ना, अपने लाइन को 2 पॉइंट से पास करा सकते। ये देखो ऐसे, ठीक है? और कितना भी कोशिश करके इन तीनों पॉइंट से एक साथ पास करने वाला सिंगल लाइन आप बना ही नहीं सकते। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका तीनों पॉइंट इस टाइप से सिचुएटेड हो, ऐसे। इस टाइम पर कोशिश करने से एक लाइन बनाना पॉसिबल है। यहां पर भी आप कोई दूसरा नया लाइन नहीं बना पाओ। तो 3 पॉइंट के केस में अगर आप एक भी लाइन तीनों से पास नहीं करा पा रहे हो, इस टाइप के पॉइंट्स को बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और इस टाइप के पॉइंट्स को बोला जाता है जहां तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? अब बोलोगे कि हमारा इससे क्या लेना देना है? तो इससे लेना देना यह है कि कोई अगर मेरे से पूछे ना कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स, तो फिर मैं उसको पूछूंगा कि तुम कौन से पॉइंट का बात कर रहे हो, नॉन कोलिनियर का कि कोलिनियर का? अगर तुम नॉन कोलिनियर का बात कर रहा है तो 3 पॉइंट से एक भी लाइन पास नहीं हो सकती। क्लियर है? और अगर तुम कोलिनियर का बात कर रहा है तो 3 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर मेरे ख्याल में? पहले आप ये वाला लाइन लिखो।
देखो ये हो जाने के बाद में ये जो फोटो बनाया मैंने इसको आप लोग भी कॉपी कर लो। इस फोटो के नीचे 2 लाइन लिखना। हाँ, इसके नीचे एक लाइन लिखो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through number of straight lines passing through 3 non-collinear points. Number of straight lines passing through 3 non-collinear points is equals to क्या होगा? 0. Number of straight lines passing through 3 non-collinear points is equals to 0. अगला पॉइंट लिखो, number of straight lines passing through 3 collinear points is equals to क्या होगा? 1. Number of straight lines passing through 3 collinear points equals to 1. एक बार बोर्ड की तरफ देखो, फिर से समझा देता हूं थोड़ा सा। 3 पॉइंट अगर ऐसे अरेंजमेंट में है तो चाह के भी इन तीनों से पास होने वाला लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस टाइम पर आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना बना सकते हो? तीनों से पास होने वाला 1। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये वैसे ये कवर हो गया, छोड़ो इसको रहने दो, ठीक है। जो मैंने बाद में बोला ना उसको आप पॉइंट 4 मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसको, देखो इसको भी समझने का ट्राई करते हैं, और लाइन और सर्कल को ना कंपेयर कर करके आप याद रखने का ट्राई करो, ठीक है। एक पॉइंट से कितना लाइन बना सकते थे आप? इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट से सर्कल कितना बना पाओगे? इनफाइनाइट। रीजन क्या है? देखो सपोज करो कि ये वो पॉइंट है, और अगर मेरे को यहाँ से सर्कल बनाने के लिए बोला जाए तो देखना, एक सर्कल ये हो सकता है, एक सर्कल मेरे ख्याल में ये हो सकता है, एक सर्कल मेरे ख्याल में ये हो सकता है, पर ऐसे कर करके मतलब कोई अंत नहीं है कि मैं कितना सर्कल यहां से बना पाऊं, ठीक है। एक सर्कल ये भी हो सकता है, और ये बस चलता जाएगा, मैं जितना चाहूं बना सकता। इसलिए एक पॉइंट से कितना सर्कल पास करेगा हमारे लिए? इनफाइनाइट। बना लो इसको भी। नेक्स्ट लिखो, आप रिकॉल करोगे 2 पॉइंट से लाइन कितना जा रहा था आपका? 1। लेकिन सर्कल के केस में सर्कल कितना जाएगा? इनफाइनाइट। लिखो, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स passing through 2 points. We can draw infinite circles passing through 2 points. आओ देखो इसको भी थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। सपोज करो कि एक सर्कल ये बना लिए और एक सर्कल मान लो कि ऐसा बना लिया, और इन लोग दोनों कहाँ मीट कर रहा है बताओ? ये वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट। सपोज करो कि यही दोनों आपका गिवन पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि 2 पॉइंट से पास होने में कितना सर्कल बना सकते हैं? तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। और आप देखो कि हम और भी सर्कल बना सकते हैं जो इस दोनों पॉइंट से पास करें, मान लो कि ऐसे, ठीक है। फिर और भी बनाया जा सकता है जो इन दोनों से पास करे, देखो ऐसे। और इसी तरीके से देयर इज नो एंड, मैं सर्कल का साइज बड़ा करता जाऊंगा और वो सारा सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। इस तरह भी आई कैन ड्रॉ मेनी सर्कल्स जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। इसीलिए 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल कितना होगा? इनफाइनाइट। एक बार फिर से मुझे थोड़ा रिमाइंड करा दो, एक पॉइंट से पास होने वाला लाइन इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन 1, 3 पॉइंट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉन कोलिनियर हुआ तो नहीं होगा, कोलिनियर हुआ तो 1 1 1, कोलिनियर हुआ तो 1। सर्कल के केस में 1 पॉइंट से कितना सर्कल? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितना सर्कल? इनफाइनाइट। ड्रॉ कर लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल only one circle passing through 3 non-collinear points. We can draw only one circle passing through
3 non-collinear points. We can draw only one circle passing through 3 non-collinear points. हो गया लिखना। इसका अगला वाला पॉइंट भी लिख लो, फिर डायग्राम दिखाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, we cannot draw any circle passing through 3 collinear points. We cannot draw any circle passing through 3 collinear points. ये बिहेवियर भी ना लाइन से बहुत अलग बिहेवियर है। कोलिनियर के केस में लाइन कितना बना सकते थे आप? 1। सर्कल कितना बना सकते हो? 0। सर्कल 1 भी नहीं बना सकते। नॉन कोलिनियर के केस में लाइन कितना बना पा रहे थे? 0। और सर्कल कितना बना सकते हो? 1। अब ऐसा क्यों होता है, वो चीज को थोड़ा सा फील करते हैं। देखो, देखना ध्यान से। अगर सपोज करो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ, तो उनका सिचुएट होने का चांस कुछ इस टाइप का होगा ना, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, इसीलिए एक भी लाइन नहीं बना पा रहे तीनों से पास होने वाले। इस सिचुएशन में लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो एक सर्कल हमेशा इन तीनों से पास होता हुआ मिल जाएगा। ऐसा लाइन एक भी पास नहीं कर रहा है तीनों से, लेकिन सर्कल इन तीनों से पास होने वाला एक बना सकते हो। लेकिन अगर आपका पॉइंट सपोज करो कि कोलिनियर हुआ, उस केस में लाइन तो आप एक ट्राई करके बना पाओगे मेरे ख्याल में, ऐसा। लेकिन इन तीनों से पास करने वाला सर्कल नहीं बना सकते। सर्कल को आप एटमैक्स किसी दो से ही पास करा पाओ। थोड़ा फील करना इस चीज को भी। मानो कि एक सर्कल मैंने बनाया है, मैंने सोचा कि इन दोनों से पास करा लेते, इन दोनों से तो शायद करा पाऊंगा, लेकिन फिर ये वाला सर्कल उन दोनों से नहीं करेगा। या उनसे पास होने वाला सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ठीक है, थोड़ा कोशिश करके एडजस्ट करने से इन दोनों से तो ये पास करने लगेगा, कर रहा शायद, लेकिन फिर वो इस वाले से नहीं कर रहा। और फिर अगर कोशिश करोगे आप तो शायद पहले और तीसरे से भी कर जाएगा। बड़ा सर्कल बना लो इस टाइप का कुछ, ठीक है, ऐसा। लेकिन फिर वो, एक सेकंड, कर रहा शायद। तो यहां आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट से एक सर्कल आप बना सकते हो, लेकिन वो सर्कल वापस से आपके तीसरे पॉइंट से पास नहीं करेगा। तो ये बिहेवियर थोड़ा अच्छे से याद रखने का ट्राई करना कि कोलिनियर पॉइंट तो सर्कल कितना होगा? 0। लाइन कितना होगा? 1। नॉन कोलिनियर पॉइंट तो लाइन कितना होगा? 0 और सर्कल कितना होगा? 1। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां आगे थ्योरी हम लोग का खत्म पूरा। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो हेडिंग एक्सरसाइज 5.1। चलो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहला देखो आप क्या बोल रहे हैं कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या बोलते हैं? फॉल्स। रीजन क्या होगा? क्योंकि एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? इनफाइनाइट। तो रीजन नहीं लिखने से भी होगा, बस ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई कर लो, चलेगा मेरे ख्याल में। सेकेंड वाला देखो क्या है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फॉल्स। ट्रू क्या होना चाहिए कि दो पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? एग्जैक्टली वन। तो क्या हो जाएगा बोलो? फॉल्स। थर्ड वाला देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। चले आगे, अगला देखो, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये फोर्थ वाला देख रहे हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ट्रू फॉल्स? ट्रू ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। दो सर्कल अगर इक्वल है तो आप ऑब्वियसली उसको एक दूसरे पे ओवरलैप करा पाओगे, ओवरलैप करा पाओगे तो फिर रेडियस इक्वल ही होना पड़ेगा उसको, तो ये हो जाएगा आपके लिए ट्रू। फिफ्थ वाला देखो, इन फिगर दिस AB is equals to PQ and PQ is equals to XY, then AB is equals to XY। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आपको इसका ना स्पेसिफिकली रीजन पूछ ले कि बताओ कौन से एग्जाम की वजह से ऐसा हो रहा है, तो क्या बोलोगे? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिर से बोलो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में यहां पे। आगे देखो,
ये एक निहायती मतलब बेकार सा क्वेश्चन है, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे, आप लोग कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है। आप मेरे साथ साथ आंसर भी आप पढ़ लेना और घर पे जाके कॉपी कर लेना। अभी जो भी डाउट्स है वो एड्रेस कर देता हूँ मैं बस, ठीक है ना। पढ़ो इस पे क्या दिया हुआ। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, ठीक है ना। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना कि आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, इसका बात थोड़ा बाद में करें। आप पहले अपने हिसाब से एक बार मेरे को पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बताओ। टू लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर विल बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अभी पॉइंट ये है कि जब हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो डेफिनेशन है हमारा कि टू लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर विल बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो जिसको मैं ये डेफिनेशन बताऊंगा उसको लाइन का मतलब तो पहले पता होना पड़ेगा ना। आप बात समझ रहे हैं? मैंने किसी को बोला कि पैरेलल लाइंस का मतलब है टू लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर विल बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब जिसको ये बोला अगर उसको लाइन का मतलब ही नहीं पता है तो उसको ये डेफिनेशन समझ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो लाइन वर्ड है ना आपके डेफिनेशन में वो हो गया आपके लिए अनडिफाइंड टर्म व्हिच नीड्स टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ये सामने वाले को लाइन का मतलब पता होना चाहिए। तो वैसे ही कुछ कुछ टर्म होगा जो इनको डिफाइन करते समय सामने वाले को पता होगा तो ही उसको वो डेफिनेशन समझ में आएगा। तो जो टर्म्स सामने वाले को पता होना चाहिए आपका दिया हुआ डेफिनेशन समझने के लिए वो पड़ेगा इस कैटेगरी में कि आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड्स टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो इसके डेफिनेशन में व्हाट वाज द टर्म दैट नीड्स टू बी डिफाइंड फर्स्ट? लाइन। एंड लाइन का डेफिनेशन क्या होगा आपके लिए? एनीथिंग व्हिच हैज लेंथ बट नो ब्रेथ विल बी कॉल्ड लाइन। ये याद है ना आपको? तो वैसे ही हम इनका भी डेफिनेशन देंगे और उसमें वो अनडिफाइंड टर्म्स में ढूंढ के बता दूंगा आपको कैसे डिफाइन करना है, वो ऑलरेडी हमने देख रखा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ परपेंडिकुलर लाइंस। इसको क्या बोलोगे? मिला कि नहीं मिला? लाइंस विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। मैं दिखाता हूं आपको। पैरेलल लाइन तो समझ में आता है ये वाला। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है ये वाला, दो लाइन जिनके बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री विल बी कॉल्ड व्हाट? पैरेलल लाइंस। इसको आप अगर डेफिनेशन बना के बोलते हो तो आप बोलोगे कि टू लाइंस विच आर एट राइट एंगल्स विथ ईच अदर विल बी कॉल्ड व्हाट? परपेंडिकुलर लाइंस। और राइट एंगल एट ईच अदर होने के लिए उसको समझ में आना पड़ेगा राइट एंगल का मतलब क्या है। तो इसमें नॉट डिफाइंड टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए? राइट एंगल भी हो जाएगा और लाइंस का हेल्प ले रहे हैं तो लाइंस भी हो जाएगा। आया समझ? अगला था हमारा, देखो, लाइन सेगमेंट। याद दिलाओ क्या था? which has fixed length will be called was line segment। और लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए वही चीज की लाइन विच हैज फिक्स्ड लेंथ विल बी कॉल्ड लाइन सेगमेंट। उसमें भी लाइन वर्ड आ रहा है, सामने वाले को लाइन का मतलब पता होना पड़ेगा। फिर लाइन सेगमेंट के बाद में क्या बताऊं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक बार बता दो कि रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सर्कल है, उसके एकदम बीचों बीच वाले पॉइंट को क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? रेडियस ऑफ द सर्कल। दिखा देता हूं मैं फोटो के थ्रू। इसको देखो, ये हो गया सर्कल, ये ओ पॉइंट हो गया इसका सेंटर, और ओ से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक बार डिफाइन करूं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी इस डेफिनेशन में मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर टर्म वो भी शायद सामने वाले को पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है, और पॉइंट ऑन मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो फिर से पॉइंट का मीनिंग भी उसको पता होना चाहिए कि पॉइंट का मतलब क्या है। तो अनडिफाइंड टर्म हमारे लिए क्या क्या होगा इसमें? सेंटर ऑफ द सर्कल और पॉइंट। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर नेक्स्ट आता है स्क्वायर। बोलो स्क्वायर का मतलब। इसी साल हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। उसमें एकदम डिटेल में बात करेंगे कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड सो। तब तक के लिए हम बोलेंगे स्क्वायर के लिए कि एनी रेक्टेंगल, या एनी क्वाड्रिलेटरल से भी स्टार्ट कर सकते हैं वो भी चलेगा। एनी क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड। अब यदि मैं भी ये बोलूंगा तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या मिस कर रहे हो बताओ? अगर क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हो ना तो फिर आपको डेफिनेशन ऐसे देना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विल बी कॉल्ड स्क्वायर। दूसरा, आप एक काम और भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही आप रेक्टेंगल बोल रहे हो तो एंगल 90 डिग्री तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो दो तरीका है आपके पास में, आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल वाला डेफिनेशन क्या होगा, थोड़ा जोर से बताओ। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विल बी कॉल्ड स्क्वायर। दूसरा क्या हो सकता है? अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में? देखो एक बार इसको भी, ये रहा, A square is a rectangle having same length and same breadth, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और इसमें नॉट डिफाइंड टर्म कौन सा हो जाएगा हम लोग के लिए? रेक्टेंगल। ये अगर क्वाड्रिलेटरल वाला डेफिनेशन लेते हो तो क्वाड्रिलेटरल नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा आप। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? आगे चल रहे हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, इस पे आप 5 स्टार लगाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम वगैरह में यही सब आता। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा मेरे ख्याल में। पढ़ लो एक बार पहले। देखो यहां ध्यान से, ये कह रहा है कि इफ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB. Explain by drawing the figure. फिगर तो आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी यहां से ना मैं एक दो चीज आपको समझाना चाहता हूं जो आगे चल के भी हमारे बहुत काम आएगा। जब कभी भी ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में आप प्रूव दैट का कोई सवाल देखते हो ना, तो देयर इज अ प्रॉपर लिटरेचर राइटिंग स्टाइल कि आपको उसी फॉर्मेट में अपना आंसर देना है। ठीक है, तो आपके फॉर्मेट के अंदर में सबसे पहला पार्ट होगा गिवन, दूसरा पार्ट होगा टू प्रूफ, तीसरा पार्ट डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे, कंस्ट्रक्शन बोल के कुछ हो भी सकता है, कंस्ट्रक्शन बोल के कुछ नहीं भी हो सकता। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन मेरे को नहीं चाहिए। और चौथा पार्ट होगा आपका क्या? प्रूफ। पहला पार्ट क्या होगा बताओ? गिवन। दूसरा पार्ट क्या होगा? टू प्रूफ। तीसरा पार्ट कंस्ट्रक्शन, वो किसी किसी क्वेश्चन में लगेगा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। और लास्ट पार्ट क्या होगा आपका? प्रूफ। स्टार्ट करते हैं, लिखो पहले, लिखो गिवन। गिवन में लिखो आ रहे हैं, नहीं डायरेक्टली वैसे नहीं बोलेंगे। गिवन में लिखूं A कॉमा B कॉमा C आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ये लोग सेम लाइन पे लाई करेगा ऐसा बोला हुआ हम लोग, आर ऑन अ लाइन एंड AC का लेंथ इज इक्वल्स टू BC का, एंड AC इज इक्वल्स टू BC। A कॉमा B कॉमा C आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड AC इज इक्वल्स टू BC। टू प्रूफ में क्या आएगा बताओ? ये चीज प्रूफ करना है ना आपको फाइनली, तो ये आपका टू प्रूफ होगा। टू प्रूफ ये हो जाएगा आपके लिए AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। टू प्रूफ विल बी AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। चलेगा? थर्ड पार्ट लिखो, कंस्ट्रक्शन तो इसमें कुछ होगा नहीं, इसमें डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रूफ। और प्रूफ लिखने के लिए आप ना टू प्रूफ के साइड में डायग्राम भी बना दिया करें। जिस किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम चाहिए वो टू प्रूफ के साइड में ही आएगा। तो A B और यहां आ जाएगा C। ठीक है, लिखो प्रूफ। प्रूफ में इस वाले पेज पे दिखा देता हूं आप लोगों को। लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखो AC इज इक्वल्स टू BC। एक बार मेरे तरफ देखो, ज्योमेट्री में जब आप प्रूफ वाला पार्ट लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हर एक नया स्टेप के लिए आप साइड में ना उसका कुछ ना कुछ रीजन मेंशन कर सको कि जो आपने लिखा है अभी फिलहाल वो क्या चीज के बिहाफ पे लिखा है, ये कौन से मानो कि थ्योरम या एग्जाम के हेल्प से लिखा है, ये चीज आपको मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो AC इक्वल्स टू BC मैंने लिखा है, ये मुझे कहां से पता चला? गिवन से पता चला। तो इसके साइड में मेरे को रीजन मेंशन कर देना चाहिए, गिवन। लिखो आप लोग भी गिवन। इनफैक्ट हम सारे स्टेप में ट्राई करेंगे रीजन कुछ ना कुछ बताने का। AC इक्वल्स टू BC, रीजन होगा गिवन। नेक्स्ट आप लिखो दिस एम्प्लाइज AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। कोई बता सकता है क्या किया है मैंने? ये दोनों पहले से इक्वल था और मैंने दोनों साइड जानबूझ के क्या ऐड कर दिया बताओ? AC। तो एक एग्जाम था हमारे पास में कि इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। तो दोनों तरफ अगर सेम चीज ऐड किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिखो इसके ब्रैकेट में, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स
देन रिजल्ट्स आर इक्वल। अच्छा, AC प्लस AC कितना हो जाएगा? 2AC। और BC प्लस AC क्या हो जाएगा? वो ना आप यहां बोर्ड पर देखो, एक BC प्लस AC मिला के मेरे ख्याल में हो जाएगा AB। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आप लिखोगे इसकी जगह पर AB। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2AC बाई 2 इज इक्वल्स टू AB बाई 2। यहां मैंने कौन सा एग्जाम यूज किया बता सकता है कोई? हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, मतलब ये लोग दोनों पहले से इक्वल था, दोनों साइड मैंने दोनों का क्या कर दिया, हाफ। तो हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, इसके ब्रैकेट में रीजन लिखो, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। चलेगा, यहां से 2 2 हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिलेगा अल्टीमेटली क्या, AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये चाहिए था आपको, नीचे लिखोगे हेंस प्रूफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला हेडिंग लिखो आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी यहां पर आके हो जाता है खत्म, एनसीईआरटी खत्म, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख रहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखो एक ना एनसीईआरटी से और क्वेश्चन काम का है, ये कभी कभार स्कूल वगैरह में पूछ लेता है, इसको पढ़ो आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ना इसी क्वेश्चन को रेफर कर रहा है। ठीक है, पढ़ो एक बार क्या बोल रहे हैं, फिर बात करते हैं। लिखो, 2 मिनट मेरी तरफ देखना एक बार। इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसा अप्रोच अपनाएंगे कि जैसे एक लाइन का ये क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को कितना मिड पॉइंट होगा, बस एक होना चाहिए इसके हिसाब से। हम ऐसा शुरू शुरू में अज्यूम कर लेंगे कि चलो अगर पॉसिबल है तो किसी एक लाइन का आप ना 2 मिड पॉइंट मान। तो ये बोल रहा है कि मेरे को एक ही प्रूफ करके दिखाना कि हर लाइन के पास में एक यूनिक मिड पॉइंट होगा, ये मेरे को प्रूफ कर। मैं लेकिन शुरू शुरू में अज्यूम कर लूंगा कि अगर पॉसिबल है तो एक लाइन के पास में कितना मिड पॉइंट होगा, 2। लेकिन आगे चल के जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिकली, विल फाइंड कि जिस 2 पॉइंट को मैं अलग अलग मिड पॉइंट मान रहा था ना, उन दोनों को एक्चुअली सेम ही मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में जाके फिर ये प्रूफ हो जाए कि वो दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं होगा, दे विल बी सेम पॉइंट्स एंड हेंस वन लाइन विल हैव ओनली वन मिड। ठीक है, लिखो, इसको मैं अलग नए क्वेश्चन की तरह सॉल्व करवा देता हूं आपको। हाँ, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 से कनेक्ट नहीं करूंगा। लिखो, लेट, गिवन में लिखो, लेट गिवन, लेट AB be a line segment and C comma D are its mid points. C comma D are its mid points. चलेगा, 3 फोटो बनाऊंगा मैं। ठीक है, आप भी पहले इमेजिन कर लो, बाद में फिर कॉपी कर लेना। मान लो कि A और B है, और C और D अगर इनका मिड पॉइंट है तो C और D को A और B के बीच में होना चाहिए, या A के लेफ्ट में होना चाहिए, या B के राइट में होना चाहिए, बीच में कहीं पे होना चाहिए। और सिंस मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि दोनों मिड पॉइंट अलग अलग होगा, तो मैं लोकेशन अलग अलग मान लेता हूँ कि एक C और एक क्या है, मान लो कि D। चलेगा मेरे ख्याल में। फिर 2 फोटो मैं और बनाना चाहूंगा, एक में सिर्फ C को रखेंगे और एक में सिर्फ D को रखेंगे। ऐसा देखना ध्यान से कि ये A है, ये B है, बीच में यहाँ पे C है, और एक में ये A है, ये B है, और ये बीच में D। ठीक है, C अगर सच्ची में AB का मिड पॉइंट है तो AC का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ AB, एग्जैक्टली आधा हो जाएगा। चलेगा ना, पहले आप लिखो टू प्रूफ, इसमें लिखना कि AB विल हैव ओनली वन मिड पॉइंट। टू प्रूफ AB विल हैव ओनली वन मिड पॉइंट, AB विल हैव ओनली वन मिड पॉइंट। अब प्रूफ के बारे में सुनो, ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट वाले में अपन अज्यूम क्या कर रहे हैं बताओ, कि C इसका क्या है, मिड पॉइंट।
और सी अगर इसका मिड पॉइंट है तो AC का लेंथ क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ AB। प्रूफ में पहले देख लो फिर आप लिख लेना। प्रूफ AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। इसका रीजन होगा C इज क्या? मिड पॉइंट ऑफ AB। सिमिलरली अगर कोई बच्चा D को मिड पॉइंट माने उसके लिए AD का लेंथ कितना हो जाना चाहिए? सो AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या? AB। इसका रीजन क्या होगा? D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां तक समझ आ रहा है? कर लो, कॉपी कर लो। यहां तक कोई डाउट वगैरह है? मुझे प्रूफ क्या करना था बताओ? कि AB के पास में एक ही मिड पॉइंट हो। मैंने एज्यूम क्या किया कि AB के पास में कितना मिड पॉइंट हो सकता है बताओ? 2। अगर C उसका सच्चे में मिड पॉइंट है तो AC इक्वल से क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ AB। और D अगर उसका मिड पॉइंट है तो AD का लेंथ भी जो है वो क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ AB। अब अगर मैं AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB को इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं तो आई कैन से कि फ्रॉम, ध्यान से देखना, 1 and 2 आई विल हैव AC इक्वल्स टू ED। रीजन होगा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ये बात समझ में आता है कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि इस वाले स्टेप में AC किसके साथ इक्वल? हाफ ऑफ AB के साथ। और इस वाले में AD किससे इक्वल? हाफ ऑफ AB से। तो दोनों तो सेम ही आदमी से इक्वल है ना, तो इनको आपस में भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल। वो अपना रीजन हो गया। और हमको क्या मिला बताओ? AC इज इक्वल्स टू AD। यहां तक चलेगा सब कुछ? पक्का? कर लो, कॉपी कर लो, फिर लास्ट लाइन में समझाता हूं। एक बार ना शुरू से और मेरे को यहां तक का रीजनिंग आप समझा दो, फिर आखिरी लाइन में बोलूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या करना था? कि हर लाइन के पास में एक ही मिड पॉइंट होगा। मैंने एज्यूम क्या किया कि एक लाइन है, 2 मिड पॉइंट है उसके। अगर C मिड पॉइंट है तो AC का लेंथ कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ AB। AD का लेंथ कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ AB। दोनों आदमी हाफ ऑफ AB से ही इक्वल है, इसलिए दोनों आदमी का आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। अब एक और पॉइंट था हमारा कि इक्वल थिंग्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, या थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल। तो AC और AD को यदि इक्वल होना है दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा पता है? कि AC का लेंथ और AD का लेंथ दे नीड टू कोइंसाइड विथ ईच अदर। अगर AC को AD से इक्वल होना है तो AC लाइन सेगमेंट को AD लाइन सेगमेंट के साथ में क्या होना पड़ेगा? कोइंसाइड होना पड़ेगा, ये ओवरलैप होना पड़ेगा अच्छे से। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन C और D अगर अलग अलग पॉइंट हुआ तो क्या ये जिंदगी में कभी भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये कब हो पाएगा? जब C और D कैसा पॉइंट हो? सेम पॉइंट। तो फ्रॉम देयर आई कैन से कि ये जो बकवास है एजम्पशन हम लोगों ने किया था ना कि C और D दो अलग अलग पॉइंट है, ये एजम्पशन ही फालतू था। एक्चुअल में C और D क्या होना पड़ेगा? सेम पॉइंट। दैट मीन्स कि हर एक लाइन के पास में आप कितना भी मिड पॉइंट अज्यूम करके स्टार्ट करो, बाद में आपको पता चलेगा कि सारा मिड पॉइंट एक ही जगह पे लोकेटेड है, एंड हेंस एक लाइन के पास में कितना मिड पॉइंट होगा? एक। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक मेरे को मिला वो समझ में आया पूरा? इसका मीनिंग मैं ये इंटरप्रेट कर रहा हूं कि अगर AC का लेंथ और AD का लेंथ को इक्वल होना है दैट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन AC वाला पार्ट और AD वाला पार्ट एक दूसरे से क्या कर रहा होगा? ओवरलैप। क्योंकि इक्वल चीज लोग ओवरलैप करते हैं ना। पकड़ो एक सेकंड, लास्ट क्लास मैंने बताया था ना कि मेरा दोनों हाथ इक्वल है, तो ओवरलैप कर रहा है ना? ओवरलैप कर रहा है तो इक्वल होगा, और इक्वल है तो ओवरलैप करेगा। ये लोग इक्वल आया कि नहीं आया? तो इनको ओवरलैप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और वो ओवरलैप कब करेगा? जब C और D सेम पॉइंट हो जाएगा। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? तो दो हमने स्टार्ट किया ये मान के कि C और D अलग अलग पॉइंट है, लेकिन लास्ट में हमने क्या डिस्कवर की कि C और D सेम पॉइंट है। कोई बच्चा 3 अलग अलग पॉइंट मान ले, कोई मतलब नहीं, लास्ट में जाके उसको पता चले कि वो तीनों पॉइंट एक ही जगह पे लोकेटेड है। हेंस अ लाइन कैन हैव ओनली वन मिड पॉइंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? दो लिखो आगे। बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, this is possible only when
AC coincides with AD. AC coincides with AD. Hence C and D will represent same point. Hence C and D will represent same point. और नीचे लिखो therefore AB has only one midpoint. Therefore AB has only one midpoint. Therefore AB has only one midpoint. देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ठीक है, इसके साथ में एनसीईआरटी का सारा रिलेवेंट क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाओ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले वाले का फोटो सबने बना लिया था? किसी का अगर बच गया तो बना लो। तो चलो देख रहे हैं अभी, आप पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। ठीक है, और जो आपसे नहीं बनेगा मैं बता दूं। पहला का आंसर क्या होना चाहिए बोल। Through 2 points, a unique line can be drawn. No line can be drawn. 2 lines can be drawn. More than 2 lines can be drawn. मेरे ख्याल में ये वाला। एक पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा? एक पॉइंट से इनफाइनाइट। अभी थोड़ी देर पहले नोट लिखवाया था। एक पॉइंट से कितना पास करेगा? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितना करेगा? एक। 3 पॉइंट से डिपेंड करता है, कोलिनियर है तो 1 और नॉन कोलिनियर है तो 0। उसी का एप्लीकेशन है ये। चलेगा? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो। यूक्लिड अरेंज्ड ऑल known work in the field of mathematics in his treatise called what? देखो, एग्जाम का मतलब होता है ऐसा चीज जो प्रूफ नहीं हो सकता है बिना सबूत का सच। पॉस्टुलेट का मतलब भी बिना सबूत का सच। थ्योरम का मतलब हो गया सबूत वाला सच। थ्योरम को हम प्रूफ कर पाएंगे तो सबूत है हमारे पास। और ये सारा का सारा ही सच झूठ ये सब वो सब बोलता है। एलिमेंट्स बोल के उसका किताब था, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, वो किताब का नाम था। उस किताब में उसने अपना सारा सच जो है वो लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिमेंट्स। चलें, अगला क्वेश्चन देख। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। कोई दो चीज था जो आपस में पहले से इक्वल था, दोनों का आपने डबल कर दिया तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इक्वल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चलेगा? क्लियर है ना पक्का? अगला क्वेश्चन देखो। A mathematical statement whose truth has been logically established is called। एग्जाम को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, लॉजिक नहीं है उसके अंदर में कुछ। पॉस्टुलेट को नहीं कर सकते हैं। थ्योरम वो चीज है जिसको लॉजिकली आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। इसको देखो। टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड। पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन में सारा पॉइंट कॉमन है, और सिर्फ एक ही पॉइंट अगर कॉमन चाहिए तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसको थोड़ा ध्यान से आंसर करना है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ पहले वाले का आंसर। अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर थ्योरम। एग्जाम में नहीं चाहिए होता, पॉस्टुलेट में नहीं चाहिए होता। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर है तो 1 और नॉन कोलिनियर होता तो 0। Euclid stated that if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal in the form of। डेफिनेशन कुछ अलग ही चीज हो गया। पॉस्टुलेट भी मतलब है लेकिन ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एग्जाम। अ पॉइंट हैज डैश डायमेंशन। देखो डायमेंशन का क्या चक्कर है, लेंथ को एक डायमेंशन माना जाता है, ब्रेथ को एक डायमेंशन माना जाता है, और हाइट को एक और डायमेंशन माना जाता है। अब किसके पास में क्या क्या अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली उसका डायमेंशन डिसाइड होता है। पॉइंट के पास में लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो उसके पास में डायमेंशन कितना हो जाएगा? लाइन के पास में लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट नहीं होता, तो कितना हो जाएगा? 1। प्लेन के पास में 2, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है। और लास्ट में क्या बोला बताओ? देयर आर डैश नंबर ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, 5। और एग्जाम्स हमारे लिए कितना है? 7। वैसे और ज्यादा एग्जाम्स है बट हम लोग को तो 7 ही मिला है।
ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटिटी 5। क्लियर मेरे ख्याल में। स्पेशली ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन ना याद रखना, ये बहुत ज्यादा मतलब एमसीक्यू में पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो, ये वाले पे भी 5 स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देन ए सी एंड बी डी आर इक्वल और नॉट। करें, आसान सा ये देखो, ए बी इज इक्वल विथ सी डी, इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। थोड़ा रियलाइज करो आप इस चीज को, देखो ए बी और सी डी को ये लोग इक्वल बोल रहा है, चलेगा, ठीक है। और किस पे कमेंट करना है आपको, एसी पे और बीडी पे। अब अगर आप एसी को ध्यान से देखो ना, तो वो मुझे लगता है कि ए बी प्लस बीसी वाला पार्ट है, ठीक है। और आप अगर बीडी को ध्यान से देखो, तो वो मुझे लगता है कि सी डी प्लस बीसी वाला पार्ट है। तो दोनों तरफ अगर कोई बच्चा बीसी ऐड कर दे, तो मुझे लगता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीडी में। ये समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखो ए बी प्लस बीसी, और उधर भी हो जाएगा बीसी प्लस सी डी। रीजन होगा, लिखो मैं बता देता हूं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द रिजल्ट्स आर इक्वल। If equals are added to equals, then the results are equal. ये समझ में आया। दोनों साइड हमने सेम चीज ऐड किया क्या, बीसी। अब आप फोटो में सोचो कि ए बी प्लस बीसी किसके इक्वल हो जाएगा आपके लिए, एसी, और सी डी प्लस बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी। तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा बताओ, एसी इज इक्वल विथ बीडी, एसी इज इक्वल विथ बीडी। फिर ये पूछ रहा था कि इक्वल है कि इक्वल नहीं है, तो क्या कमेंट करोगे, यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। लिख दो इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 15 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 15 प्लस सी, which exam of Euclid does statement illustrate? If equals are added to equals, then results are equal. क्योंकि दोनों साइड सी जोड़ा हुआ है, तो लिखो वो लाइन लिख दो, if equals are added to equals, then if equals are added to equals, then the results are equal, then the results are equal. चलेगा। If equals are added to equals, then the results are equal. अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार तो लगा ही सकते हो कम से कम। सिंपल है बहुत, आई थिंक आप लोग डिकोड कर पाओगे कैसे करना। ये बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ax इज इक्वल्स टू ay, यानी कि ये ऊपर का पार्ट और ये ऊपर का पार्ट एक दूसरे से इक्वल, और साथ में आपको ये भी बोला हुआ है कि ए भी पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये भी इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि bx इज इक्वल्स टू cy। चलेगा, करें, लिखो, लिखना ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसके लिए रीजन क्या दोगे, गिवन। चलेगा, बढ़ो आगे। ए बी को फ्रॉम फिगर अगर मैं बोलूं कि आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो किस में ब्रेक कर सकते हो बताओ, द होल ए बी कैन बी ब्रोकन एज ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है ना। देखो ए बी की जगह पर ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, ए सी की जगह पर ए वाई प्लस वाई सी या सी वाई। चलेगा यहां तक। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि ए एक्स और ए वाई यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में क्या है, सेम। चलेगा ना। तो आप एक काम करो कि ए एक्स को इधर से और ए वाई को उधर से सब्ट्रैक्ट कर दो। लिखो ए एक्स
प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस वाई सी माइनस, आप ए एक्स ही लिखो एक बार के लिए और साइड में रीजन देना, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स या रिमाइंडर आर इक्वल। चलेगा? यहां से देखो ए एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो एग्जैक्टली मैच कर ही रहा है, और यहां से भी क्या है कि ए वाई और ए एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए वाई और ए एक्स का वैल्यू इक्वल है, बोला हुआ है साहब। चलेगा यहां तक? पक्का? क्या बचा यहां से बताओ? बी एक्स, और वहां से क्या बचा बताओ? वाई से। ये आपका आंसर, वही प्रूफ करना था हम लोग। चलो आज के लिए इतना ही बस।